रिस्क ऑडिट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये स्पेसिफिकली जो है वो आईटी डिपार्टमेंट से है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है, ये आईटी, इसमें तमाम और पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो सकती है, स्पेसिफिक टू ए डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ये स्पेसिफिकली जो है वो हमारे आईटी का जो शोबा है, डिपार्टमेंट है, उसको रिकमेंड करता है, मतलब उसको सजेस्ट कर, उससे रेलिवेंट अपने जो है वो ऑडिट रिफ्लेक्ट करता है। और कोई एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग लफ्ज़ निकला है एक्सेप्शनल से, राइट। इसका मतलब है एक्सेप्शनल रिपोर्ट इसमें जो है वो बनेगी। क्या चीज़ एक्सेप्शनल है? ये प्रेजेंट करती है कि कब कौन सा कंट्रोल बाईपास किया गया, कब कौन सा कंट्रोल जो है वो तोड़ा गया, उस कंट्रोल को बाईपास करने या तोड़ने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को किन नुकसानात का सामना करना पड़ा, मज़ीद किस तरीके से हम इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सजेस्ट करती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है, ये हम लोग नॉर्मली अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बनवाते हैं। सर ये ऑटोमेटिक ही हो रही होती है जी। तो फिर सर ये रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग तो कोई आए ऑडिटर, रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि मेरा सिस्टम जो है वो मुझे रिपोर्ट कर रहा है, मेरा सिस्टम मुझे रिपोर्ट बना के दे रहा है कि हजूर फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ इंटरनल कंट्रोल बाईपास किया गया, हजूर इस इंटरनल कंट्रोल के बाईपास करने की वजह से ये इम्पैक्ट्स आए, हजूर आप इस इंटरनल कंट्रोल को इस तरीके से बेहतर बना सकते हो। सर इंटरनल कंट्रोल बाईपास किया गया सर, इसका एग्जांपल। इंटरनल कंट्रोल बाईपास करने का मतलब क्या हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि पाम स्कैनर को बंद कर दिया गया, आई स्कैनर को बंद कर दिया गया और लोगों को अंदर जाने दिया गया आई स्कैनर को बंद करके। ठीक है, इस दरवाजे के बाहर आई स्कैनर था, कहता ये है कंट्रोल, ये कहता है कि जब भी कोई अंदर आएगा तो वो आई स्कैन करवाएगा और फिर दरवाज़ा खुलेगा। आपने क्या किया, उसका स्विच निकाल दिया, दरवाज़ा वो और उसको अपनी आई स्कैन करवाए बगैर दरवाज़ा खोल लिया। ठीक होगा, ये है। रिपोर्टिंग के कंटेंट्स वही ना, इस रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए बताता रहा हूँ कि ये चीज़ इसमें शामिल होती है। तो सुने ये क्या लिखा है मैंने, इम्पैक्ट तो डेफिनेट बात है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों इम्पैक्ट होंगे ना। विच लीड्स टू द लॉस ऑफ 22,000 रुपीज़। दिखाइए, ये तो एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, देखिए ये तो एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एक्सेप्शन रिपोर्टिंग शुड, कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल फेलियर। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3 ऑर्डर्स विद एक्सेसिव डिस्काउंट्स वर एग्रीड विच लेड टू अ लॉस ऑफ रुपीज़ 22,000 रुपया। आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फॉर एग्जाम्पल जो है ये 4, हम वहाँ पे कह देते हैं 4 ऑर्डर जो हैं 30 to 21,000, आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल 4,000 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट पर ऑर्डर डिस्काउंट देने की इजाज़त है आपको। आपने अपने लॉगिन से पर ऑर्डर 7,000 रुपये का जो है वो डिस्काउंट दिया और इस तरह के 3 ऑर्डर्स आपने प्रोसेस किए, तो टोटल नुकसान कितना हो गया? 7 3 21 होता है। सर वो 4 का तैयार आपको इजाज़त है 4 की, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, हम कहते हैं कि आपने क्या किया, 7 4 11,000 रुपये का आपने यहाँ पे 11,000 रुपये का जो है वो डिस्काउंट जारी कर दिया, तो एक्स्ट्रा 7 हुआ, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 करें तो कितना आता है 21,000। ठीक हो गया, वो इसका इम्पैक्ट क्या आया वो भी ऐड करेंगे इसमें। ठीक हो गया जनाब, मज़ीद कोई सवाल नहीं है। अब आगे आ जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का इम्पैक्ट्स ऑफ आईटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन।
आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में उसके नोट्स हैं? सर अभी हमारी एप्लीकेशन और नोट्स हैं। वो मैं करवाता हूँ। आपके पास प्रिंटेड फॉर्म इस पार्ट के नोट्स हैं? मुझे नहीं है, दिखाइएगा। आपके पास नहीं है? आपने नहीं लिए? सर मैंने कल लिया था, वो उन्होंने मेरे से पूछा कौन से हैं, मैंने दिखाया ये वाले हैं, फिर इनको देखने मुझे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का वर्किंग मेथड्स पे क्या फ़र्क पड़ा है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन पे फ़र्क पड़ा है डाउन साइजिंग का। डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है कि हम यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को क्या करती है, डाउन साइज़ कर लेती है। डाउन साइज़ करने का क्या मतलब है कि अपना वो साइज़ जो है वो कम कर लेती है। क्या मतलब है कि वो नंबर ऑफ़ वर्कर जो है वो कम कर देती है। डाउन साइजिंग का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो कम कर लेती है। भाई ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ़ वर्कर्स क्यों कम कर रही है कि इस वजह से कि टेक्नोलॉजी डिवेलप होती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल, कभी होंडा की मैन्युफैक्चरिंग देखी है उस पे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे? होंडा गाड़ी की, वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाइए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखा उनका? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वहाँ पे रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, रोबोटिक्स का इस्तेमाल चल रहा होता है। आज से कोई 30 साल पीछे चले जाइए, 30 ईयर्स बिफोर, क्या 30 साल पहले भी रोबोट्स इस्तेमाल होते होंगे? वहाँ पे कौन इस्तेमाल होता था? लेबर इस्तेमाल होती थी। जब टेक्नोलॉजी आई तो ये सारे बंदे फारिग हो गए। मान लीजिए कि होंडा के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ पे 300 बंदे काम करते थे। 300 में से फॉर एग्जांपल 250 बंदों को जो है वो निकाल दिया गया, उनकी जगह पे रोबोट्स इंस्टॉल कर लिए गए। तो देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, वर्कर्स निकाल दिए। इस इम्पैक्ट को कहते हैं डाउन साइज करना। अब एक और एग्जांपल है, आपने अमेज़ॉन का नाम सुना हुआ है? Amazon.com जी, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है जो कि वर्चुअल स्टोर चला रहा है। अमेज़ॉन का वेयर हाउस दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस किया जाता है। अच्छा, वेयर हाउस को छोड़िए, चलिए मैं ये 2 एग्जांपल दे देता हूँ वेयर हाउस की। इसका वेयर हाउस दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस जो है वो कंसिडर किया जाता है। जब और दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी इसके पास आते होंगे। अब ये डिलीवरी करता है, होम टू होम डिलीवर करता है, होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये अब डिलीवरी कैसे करता है? थ्रू ड्रोन्स डिलीवर करता है। ड्रोन समझते हैं ना, वो जिससे वीडियो भी बनती है दूल्हा दुल्हन की, है ना, वो उस ड्रोन्स के ज़रिए से ये डिलीवर करता है। ये ड्रोन्स क्या करते हैं? ये ड्रोन उसके वेयर हाउस से सामान उठाते हैं, ठक 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 ट्रैवल करते हुए कस्टमर की छत पे जाके रख देते हैं या कस्टमर के दरवाजे के सामने जाके रख देते हैं। जैसे ही वो जो है वो जगह पे पहुंचता है सामान, वो ड्रॉप करते हैं, साथ ही मैसेज जो है वो कस्टमर को ऑटोमेटिकली चला जाता है कि जनाब आपका सामान आपके दिए गए एड्रेस पे जो है वो डिलीवर कर दिया गया है, हो चुका है। ठीक हो गया। अब आज से कोई 5-10 साल पीछे चले जाइए, जो काम ड्रोन्स कर रहे हैं वो कौन काम कर रहा होता था? लड़के और लड़कियां काम कर रहे होते थे। तो ड्रोन्स ने इनको रिप्लेस कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस इसका है। अब ये वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए, वेयर हाउस मैनेजमेंट से क्या मुराद है? इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए क्या करता है हजूर? ये क्या करता है हजूर? ये ड्रोन्स इस्तेमाल, ये रोबोटिक्स इस्तेमाल कर रहा है, रोबोट्स इस्तेमाल कर रहा है। रोबोट क्या करते हैं? जैसे ही कंपनी से ट्रक जो है वो सामान लेके आता है, ये रोबोट्स जो हैं ये सामान इनके ऊपर रखा जाता है। इन रोबोट्स को एड्रेस दिया जाता है कि फ़लाँ सामान जो है वो फ़लाँ रो में फ़लाँ शेल्फ के इस वाले खाने पे आपने रखना है। तो ये इतना लंबा सामान उठाते हैं, तमीज़ के साथ उसको लेके जाते हैं और उसको वहाँ पे रख देते हैं। आज से पहले क्या होता था? लोग, लेबर। तो टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। तो जब टेक्नोलॉजी रिप्लेस करने का मतलब है अब ये सारे बंदे वेले हो गए वेले हो गए तो फिर हमें जो है उनको निकालना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉम नंबर ऑफ वर्कर्स पर्सपेक्टिव उसका साइज़ कम हो जाता है। ठीक हो गया। सेकंड है जनाब डी लेयरिंग। जी, इसके बाद आता है डी लेयरिंग। डी लेयरिंग
ये देखिए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, सबसे ऊपर होती है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमारे कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हजूर CEO आते हैं। CEO के बाद जो है वो HODs आते हैं। HOD 1 आ गया, यहाँ पे मैं P लिख रहा हूँ, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। HOD PROD प्रोडक्शन, HOD सेल्स एंड मार्केटिंग, HOD फाइनेंस। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। इसके अंदर जो है वो प्रोडक्शन वाले के अंदर जो है वो सीनियर मैनेजर आता है, फिर उसके अंडर जो है वो मैनेजर आता है, फिर उसके अंदर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर या सुपरवाइज़र आता है, फिर उनके अंडर जो है वो ऑपरेशनल टीम आती है। इसी तरीके से HOD SM के बाद जो है वो सेल्स में सीनियर मैनेजर आ गया, फिर उसके बाद मैनेजर आ गया, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर या एरिया सुपरवाइज़र आ गया, फिर उसके बाद ऑपरेशनल टीम आ गई। इसके बाद SM आ गया, मैनेजर आ गया, AM या सुपरवाइज़र आ गया, और फिर अकाउंटेंट्स वगैरह आ गए। लाइकवाइज इस तरीके से इसमें भी ऐसे ही होगा, सेल्स सीनियर मैनेजर, मैनेजर, AM या सुपरवाइज़र, और यहाँ पे ऑपरेशनल जो कि मार्केट में जाके तलाश करती है। ये ऐसा नहीं लगता कि जनाब ये सेल्स मैनेजर की एक लेयर है, ये एक लेयर है HODs की, ये SMs की, ये मैनेजर्स की या AMs की, ये ऑपरेशनल स्टाफ की, ये एक पूरी लेयर नहीं लग रही। डी लेयरिंग में क्या होता है कि मैनेजर की फॉर एग्जांपल एक पूरी की पूरी लेयर जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। तमाम डिपार्टमेंट्स में जितने मैनेजर्स होते हैं उन सबको फारिग कर दिया जाता है। या ऐसा नहीं है तो क्या होता है कि तमाम डिपार्टमेंट में AM इन सब को निकाल दिया जाता है। अब ऑपरेशनल टीम डायरेक्टली इसको सुपरवाइज करेगी, ये मतलब इसके अंडर काम करेगी, SM इसको सुपरवाइज करेगा, HOD SM को सुपरवाइज करेगा। ठीक हो गया, दरमियान में से पूरी की पूरी एक लेयर जो है वो निकल जाती है। अब ये टेक्नोलॉजी इसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, जैसे जैसे और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एडवांस होता चला जा रहा है। ये क्या करता था ये बजटिंग करता था, सॉरी ये क्या करता था, ये क्या करता था, इसने क्या करना होता था, फॉर एग्जांपल इसने क्या करना होता था, इसने कंपैरिजन करना होता था एक्चुअल वर्सेस टारगेट। सही है, इसने क्या करना होता था, उसकी इवैल्यूएशन करनी होती थी प्लस बजटिंग करनी होती थी। इसने क्या करना है, इसने डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल इसने मॉडलिंग करनी है, और इसने क्या करना होता था, इसने जो है इसी तरह का जो है वो बिग डिसीजंस लेने होते थे। डिसीजन इसने शॉर्ट टर्म डिसीजन या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डिसीजंस आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, हजूर इसको देख सकते हैं कि ये सारा काम जो है ये एक बंदा कर सकता है, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना MIS के थ्रू। MIS तो हम क्या करते हैं, एक लेयर को उड़ा देते हैं और हम कहते हैं MIS तू ये सारा काम करते हैं। ठीक हो गया, ये सारी लेयर जो है वो ख़त्म कर दी हमने। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट आती है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हम वो ख़त्म करते हैं जो MIS वाले टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, भले वो असिस्टेंट मैनेजर है, भले वो मैनेजर है, भले वो सुपरवाइज़र है। ठीक है, हम पूरी की पूरी एक लेयर जो है वो ख़त्म कर देते हैं, राइट। फिर उसके बाद जनाब आ जाता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जनाब, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये है मिस्टर। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूटीन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जो रूटीन में ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जर्व करते हैं उनमें क्या होता है, सीनियर मैनेजमेंट। ठीक हो गया,
सीनियर मैनेजमेंट, या फिर यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो परचेजिंग करता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस वाले होते हैं। इनके साथ साथ जो है वो साथ साथ कौन चल रहा होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सही है, ऐसे ही है। फिर इसके साथ साथ जो है वो HR डिपार्टमेंट भी चल रहा होता है, ऐसे ही है। फिर इसके साथ साथ IT डिपार्टमेंट भी चल रहा होता है, ऐसे ही है। और ये सारे के सारे जो है वो विद इन ए बाउंड्री जो है वो काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे ये 100 कनाल जगह है, समझिएगा बेटा इस बात को, ये 100 कनाल जगह है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट वालों का ऑफिस है, ये सारा प्रोडक्शन हॉल है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का है, यहाँ पे जो है वो फाइनेंस वाले बैठते हैं, यहाँ पे जो है वो HR वाले बैठते हैं, यहाँ पे IT वाले बैठते हैं, यहाँ पे जो है ये सारा प्लांट वगैरह जो है वो लगा हुआ है, राइट। पूरी फैक्ट्री इस तरह की होती है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ भी नहीं होता। एक साहब हैं, उनके पास मान लीजिए कि 100 मिलियन है, ये चाहते हैं मैं अपना जूते बनाऊं। ये क्या चाहते हैं, अपने जूते बनाऊं। तो जूते बनाओ तो भैया इस तरह का फैक्ट्री लगाओ, प्लांट लगाओ, जिसमें प्लांट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स एंड मार्केटिंग हो, ये सारे फाइनेंस, HR, IT डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये क्या करते हैं यार, ये तो खप खपइये वाला काम है। लोगों को मैनेज करो, पैसों को मैनेज करो, प्रोडक्शन को मैनेज करो, सेल को मैनेज करो, डिमांड को मैनेज करो, इनफ्लो को मैनेज करो, आउटफ्लो को मैनेज करो, रिसोर्सेज को मैनेज करो, कॉम्पिटेंसीज को मैनेज करो, उनको डेवलप करो। उन कितने रोल है गवर्नमेंट के, कितने सारे बखेड़े हैं वो मैनेज करो। वो कहते हैं मैं तो इतनी टेंशन नहीं ले रहा। तो भैया फिर जूते कैसे बनाओगे। ये क्या करता है, ये क्या करता है, चाइना में एक कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी, उनके साथ राब्ता करता है, उनके साथ राब्ता करता है। राब्ता कैसे करता है, कबूतर भेजता है, यहाँ से कबूतर भेजता है, नहीं जनाब ये ईमेल भेजता है, नहीं ईमेल तो पुराना तरीका हो गया। जूम पे कॉल करता है, व्हाट्सएप पे कॉल करता है उनको, राइट, इंस्टाग्राम पे चैट करता है। ये कंपनी क्या करती है, इनका प्रोडक्शन हाउस है, किस चीज़ का, लेदर की प्रोडक्ट बनाने का ये प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स है, राइट। ये इसको कहता है कि हजूर ऐसा है कि मैं जो है वो 50,000 जोड़े जो है वो मैं जूतों के बनवाना चाहता हूँ। ये 1 नंबर के इतने, 2 नंबर के इतने, 3 नंबर के इतने, 4 नंबर के इतने, 5 के इतने, 6 के इतने, 7 के इतने जोड़े जो है वो मैं बनवाना चाहता हूँ। भैया तुम्हें किसने बताया कि एक नंबर के जोड़े जो है वो 10,000 कर लो और 5 नंबर के जोड़े जो हैं वो 3,000 कर लो, तुम्हें किसने बताया। यार मुझे रात को ख्वाब में ना एक अच्छे नेक आदमी मिला तो उसने कहा था कि ऐसे कर लो। नहीं जनाब ऐसे नहीं हुआ था, इसको बाकायदा मार्केट रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। इसको किसने प्रेजेंट की थी, ये तो चिट्टा अंगूठा छाप है, ये तो पिंड का चौधरी है, इसका बेटा बस थोड़ा पढ़ा लिखा है। इसने लाहौर में मौजूद स्टार मार्केटिंग वालों से रब्ता किया। इसने कहा कि जनाब मैं जूते बनाना चाहता हूँ, पाकिस्तानी मार्केट को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या मैं जिस क्वालिटी के जूते बनाना चाहता हूँ मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है जनाब, हम आपके बिहाफ पे पाकिस्तानी मार्केट में, पाकिस्तान में लाहौर की मार्केट को विज़िट कर लेते हैं, उसको रिसर्च कर लेते हैं कि जिस क्वालिटी के साथ जूते आप ऑफ़र करना चाहते हो वो बिकेंगे भी या नहीं बिकेंगे। और फॉर एग्जांपल 1 नंबर जूता कितना बनना चाहिए, 2 कितने, 3, तो ये रिपोर्ट इसको प्रेजेंट की गई। ये भी कहाँ पे बैठा हुआ है, अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। इसने इसके साथ रब्ता कैसे किया, ईमेल से, जूम से, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। ये अपने ड्राइंग रूम से नहीं हजूर निकल रहे, जूते भी बन गए, इनको ऑर्डर भी चला गया, अब जूते पाकिस्तान आने हैं। कौन लेके आएगा, ये नहीं जनाब, यहाँ पे एक शिपमेंट जो है वो सर्विसेज ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी है, LMN&Co है, इनको कहा जाता है कि जनाब इतने 50,000 जोड़े जो है वो फ़लाँ तारीख को पाकिस्तान की पोर्ट पे आ रहे हैं, आपने उठा करके जो है
वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूट किधर डिस्ट्रीब्यूट करना है? दुकानों पे। दुकान वाले कहते हैं ये तो ऑर्डर ही नहीं दिया था, ये कहाँ से आ गए? इसने इनको कहा था कि आप मेरे बिहाफ पे मेरी जूतों की मार्केटिंग भी करोगे। तो ये इसके बंदे जो हैं ये जा करके लाहौर की मार्केट में जो शॉपकीपर्स हैं उनको बताते रहे। ठीक है जनाब, इन्होंने फिर जो है वो रिस्पेक्टिव शॉपकीपर्स को जा करके वो जूते सेल कर दिए। ठीक हो गया। बात आ जाती है लीगल कंप्लाइंस की। सेल करवा दिए, एक दफ़ा रखवा दिए। वो डेफिनेट बात है, रखवा दिए। सेल तो फिर आके उन्होंने करने हैं ना। ठीक हो गया, रखवा दिए, उनको बेच दिए। लीगल कंप्लाइंस की बात आती है, इसको तो पता ही नहीं है। ये पाकिस्तान में एक लॉयर फर्म को जो है वो ऑन बोर्ड करता है, कहते हैं कि मैं ये वाले काम करने वाला हूँ, इस काम से मुतल्लिक देख लीजिए कितने जो हैं वो लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। आपने मेरे बिहाफ पे वो तमाम लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फुलफ़िल करने हैं। इसने क्या किया, कराची की बहुत बड़ी फर्म को ऑन बोर्ड किया। ये खुद कहाँ का है? ये खुद साहिवाल का है। तो इसने कैसे रब्ता किया होगा? ये कव्वे पे बैठ के गया? नहीं जनाब, ईमेल किया इसने, जूम पे मीटिंग जो है वो की, और इसने जो है वो व्हाट्सएप कॉल की। ठीक हो गया। इनके साथ पैसे भी तो मैनेज करने हैं ना, अकाउंट्स भी मैनेज करने हैं, टैक्स भी देने हैं। तो टैक्स देने के लिए इसने इस्लामाबाद में फर्ग्यूसन से रब्ता किया। इस्लामाबाद में AFF एंड को से रब्ता किया। उन्होंने आपको भेजा जाके ऑडिट करके हो, अकाउंट्स मैनेज करो। तो ये खुद साहिवाल में बैठा। इसके साथ रब्ता कैसे हुआ? इसने चिट्ठी डाली थी, शहबाज शरीफ दे के आया था। इंशाल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है जब वो सिर्फ चिट्ठियाँ ही दिया करेगा। अब ऐसे अभी भी वही काम करता है, वो भागा जाता है, भाईजान ये चिट्ठी आई है फ़ौज की तरफ से, ये पढ़ के मुझे बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फिज़िकल सेटअप है उसका? नहीं है। उसने क्या किया हुआ है? अब लेकिन तमाम ऑर्गेनाइजेशन वाले तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट है, शायद वो चाइना की कंपनी इसके बिहाफ पे जो है वो मटेरियल परचेज कर रही होगी, प्रोडक्शन इसके बिहाफ पे चल रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग इसके बिहाफ पे चल रही है, फाइनेंस इसके बिहाफ पे चल रही है, HR चाइना वालों ने रखा होगा। ठीक हो गया। और IT डिपार्टमेंट, शायद इसने IT मैनेज करने के लिए इसने जो है वो 5-7 बंदे जो हैं वो रखे होंगे। चल यार तू रहने दे, तू एडा टेंशन लेना है। इसने शायद 2-3 लड़के रखे होंगे जो कि इसकी डेली के हिसाब किताब को मेंटेन करते हैं। अब खुश है? हाँ, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है जनाब, ये सारे जो हैं वो फाइलें शाइलें जो हैं वो मेंटेन करते हैं, किसके साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई, सर्वर मेंटेन रखा हुआ है, अच्छा लैपटॉप मेंटेन रखा हुआ है, नेट ख़राब ना हो जाए, वो सारी मेंटेनेंस वगैरह के लिए उसने एक आध बंदा रखा हुआ है। अब दिल को तसल्ली है, ठंड पड़ गई। अच्छा ये देखें इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, सिवाय शायद एक छोटा सा कमरा इसने रखा हुआ जहाँ पे 3-4 लड़कों को बिठाया हुआ है उसने। लेकिन तमाम वही काम किए जाने जो कि एक फ़िज़िकल सेटअप में मौजूद कंपनी करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स मौजूद है बेटा, आप इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है उमैर भाई, कोई ऐसी दिल में चुभन सी तो नहीं हो रही है? पक्का देख लें। हमजा, कोई दिल में ऐसी तकलीफ़ सी हो, किसी ने रात को बात ना की हो? अच्छा जनाब, ये तो थी कि इम्पैक्ट्स क्या हैं। इम्पैक्ट्स किसकी वजह से आ रहे हैं? IT की वजह से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं। ठीक है भाई, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये आ रहे हैं? भैया कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं? नंबर 1 इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। नंबर 2 क्या है? बिग डेटा। और नंबर 3 क्या है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया? ये अकाउंटेंट्स का वजूद खत्म करने वाली है। हाँ ठीक है जनाब,
कैलकुलेटर आया ना तो वो पटवारी परेशान हो गए। सुने ये बात? सर आपने लिखा आतिफ साहब भी अक्सर सुनाते हैं, पटवारी परेशान हो गए कि हुण साडा काम गया, उसने कैलकुलेटर से दोस्ती कर ली, पटवारी अकाउंटेंट बन गए। सोशल मीडिया हम लोग जानते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो लॉलीपॉप लेता हो आप में से जिसको ना पता हो सोशल मीडिया क्या होता है? नहीं पता तुम्हें? इंस्टाग्राम रील्स का पता है जो चलती हैं उस पर? हाँ, सोशल मीडिया की बदौलत जो है वो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। सोशल मीडिया का ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आए हैं। मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो है वो इम्पैक्ट है, ऐसे ही है, मार्केटिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। वो जो बिल बोर्ड आपको पहले किसी ज़माने में नज़र आते थे वो सारे ख़त्म। फिर उसके बाद जो है लाइक्स डिसलाइक से हमें पता लग जाता है। सर आप तो पोल भी क्रिएट कर देते हैं सोशल मीडिया। हाँ जी, ठीक है, लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो हमें पता लग जाता है ना ऐसा। फिर रियल टाइम फीडबैक, यहाँ से रियल टाइम फीडबैक ऑटोमेटिकली मिल जाता है, कितने कस्टमर जो हैं वो लाइक कर रहे हैं, कितने कस्टमर जो हैं वो डिसलाइक कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारी रीच जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। alibaba.com कहाँ से पता लगा? फेसबुक से। सर जब इनकी फ्री ऑफर आई थी तो वो कहाँ से पड़ी थी? वो भाई ने कहाँ से पड़ी थी? उसने तो सोशल मीडिया से पढ़ी। सोशल मीडिया, तो बोल ना सोशल मीडिया से। alibaba.com चाइना में है। अमेज़ॉन के बारे में कहाँ से पता लगता है? अमेज़ॉन प्रीमियर का कहाँ से पता लगता है? सोशल मीडिया से। सोशल नहीं, सोशल। हाँ, फिर ये सोशल मीडिया का ये इम्पैक्ट है। यानी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। नंबर 2 बिग डेटा है। बिग डेटा से मुराद जनाब ये है तो डेटा, लेकिन ये एक ऐसा डेटा है जो वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा है। नंबर 2 वैरायटी इसमें बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 इसका वैलेंस बहुत ज़्यादा है, बड़ी तेज़ी के साथ इसमें इजाफा हो रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ इसमें जो है वो हजूर इजाफा हो गया, एक्सपोनेंशियल रेट से जो है ये इंक्रीज कर रहा है। एक ऐसा डेटा जो वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा है, जिसमें वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसका वैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी तेज़ी के साथ उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है। और ये डेटा ऐसा है कि जितने ट्रेडिशनल टूल्स हैं हमारे पास, उनकी मदद से हम लोग इस डेटा को मैनेज नहीं कर सकते। इस डेटा को मैनेज करने के लिए हमें जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, लाइक ML है या DL है, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग है। वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे कोई एक टॉपिक बताइए। सेंसस सर्वे करते हैं, ये जो सेंसस करते नहीं, वॉल्यूम उसका बहुत बड़ा है और उस वॉल्यूम में कंटिन्यूसली जो है वो इजाफा हो रहा है। फॉर एग्जांपल किसी एक टॉपिक पे रिव्यूज़ हैं, किसी पॉलिटिक्स ले लें, पॉलिटिक्स समझते हैं? पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स होती है। वो हमारा जुहेब है ना, वो कहता है पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स को ही ले लीजिए। पॉलिटिक्स पे जो रिव्यूज़ हैं लोगों के 25 करोड़ कम से कम, हर बंदा सोशल मीडिया बैठा हुआ है, जो बंदा देख लो फेसबुक में घुसा हुआ है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, ट्विटर यूज़ कर रहा है, और जितने चैनल्स हैं वहाँ पे अपने रिव्यूज़ दे रहा है। क्या ये रिव्यूज़ कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? एक्सपोनेंशियल रेट के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। इसने पता नहीं सुबह की 6 तस्वीरें इमरान खान के ख़िलाफ़ शेयर की हैं, है ना। उसने शायद आसम मुनीर को जो है ना वो पता नहीं 10 मरतबा सुबह जो है ना वो गुस्से वाले वो इमोजीज जो है वो शेयर किए हैं। तो कंटिन्यू वैरायटी, लोग जो है वो वीडियोज़ के ज़रिए से इजहार कर रहे हैं, लोग ऑडियोज़ के ज़रिए से इजहार कर रहे हैं, लोग इमेजेस के ज़रिए से इजहार कर रहे हैं, लोग इमोजीज के ज़रिए से इजहार कर रहे हैं, लोग इन रिटन फॉर्मेट जो है वो इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई इजहार का तरीका है? ठीक है, तो इस तरीके से अब ये देखिए वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है। एक डेटा मैनेजमेंट टूल जो है वो ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल जो है, मिसाल के तौर पे हम लोग पॉलिटिक्स से कोई सियासतदान XYZ है, उसके
हक में और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने रिव्यूज़ लेने हैं कि लोग क्या सोचते हैं, या जो हमारे पास टूल्स हैं या तो हम लोग ये देखेंगे या ये देख सकेंगे या ये देख सकेंगे या ये देख सकेंगे या ये देख सकेंगे, इकट्ठे हम लोग इसको जो है वो इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। अब नया टूल्स आ रहे हैं ये वाले मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वो इन तमाम टूल्स को इकट्ठे यूटिलाइज करता है और हमें जो है वो एनालिसिस करके बता देता है। ठीक है, तो बिग डेटा ने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट किया है। ठीक हो गया जनाब? इनको एनालाइज करके बताएगा कि किन की फेवर। जी, अब जो मशीन लर्निंग आ रही है, मशीन लर्निंग को ये कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल टर्बुलेंस इन पाकिस्तान बताओ। ठीक हो गया, पॉलिटिकल टर्बुलेंस इन पाकिस्तान बताओ। उसे क्या कहा, फॉर एग्जांपल अगर ये मशीन लर्निंग ना होती तो उसको कहा जाता कि ये देखो ये लोगों के रिव्यूज़ हैं इन रिटन फॉर्म, इनको पढ़ो और मुझे बताओ। मशीन लर्निंग क्या करती है, उसको कहा जाता है कि ट्विटर पे जितने भी हैं, जितने भी रिव्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू मिस्टर एक्स हैं वो सारे पढ़ो। ट्विटर में जो व्यूज़ पड़े हैं वो ऑडियो की शक्ल में भी हैं, वो वीडियो की शक्ल में भी हैं, वो इमेजेस की शक्ल में भी हैं, वो आपके इमोजेस की शक्ल में भी हैं, वो न्यूज़पेपर की शक्ल में भी हैं, वो जो है उसे क्या कहते हैं रिटन फॉर्मेट में भी लोगों का इजहार है। तो इन सब को इकट्ठा जो है वो इन एनालिसिस करता है और हमें बता देता है। ठीक है जनाब, ये है बिग डेटा। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्लाह ताला ने इंसान को एक एबिलिटी दी है। कौन सी एबिलिटी दी है कि इंसान जो है वो सोच सकता है, इंसान जो है वो समझ सकता है, इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, इंसान को जो काम कहा जाए वो कर सकता है। ऐसी एबिलिटी को नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक हो गया जनाब, नेचुरल। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से है तो हम लोग सिंपली इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर यही काम कोई ऐसी मशीन करे जो कि इंसान की बनाई हुई है तो उस मशीन की एबिलिटी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। रोबोट, ड्रोन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी आपकी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को अफेक्ट किया है, बिल्कुल किया है। गॉट इट बेटा? चैप्टर नंबर 4 इज़ ओवर। आउटसोर्सिंग क्या होती है? आउटसोर्सिंग क्या होती है कि मैं अपने किसी एक ऑपरेशन को आउटसोर्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरे से नहीं होता, या मेरी एक कंपनी है, सेल्स एंड मार्केटिंग का फंक्शन मैंने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया, एक्स फॉर एग्जांपल स्टार मार्केटिंग को दे दिया। मैंने कहा यार मेरे से ये काम नहीं होता, और मैंने अपने फाइनेंस का जो फंक्शन है ये मैंने किसको दे दिया, AFF को दे दिया। मैंने कहा यार तुमने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तुमने फाइनेंस को मैनेज करना है, तुमने टैक्स की जो है वो रिपोर्टिंग वगैरह करनी है। ये है किसी एक डिपार्टमेंट को मैंने किसी और को जो है वो सौंप दिया। किसको सौंप दिया? जो उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट है या एक्सपर्ट माना जाता है। डन? ना पढ़ाऊँ तो कुछ भी नहीं होगा। ये आप एक दफ़ा खुद से पढ़िएगा। चलिए ये होमवर्क समझ लें, ठीक है जनाब? ये चलता रहना चाहिए ना, कुछ तो मतलब खुद से मतलब इसकी एक्टिविटी होनी चाहिए ना मेहर भाई। अभी पहले ये डिसाइड कर लें जो पढ़ रहे हैं। एडा तो आइंस्टाइन मुझे बातों में लगाना चाहते हैं। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 5। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? केमिस्ट्री की स्पेलिंग बताइएगा। CHIMISTRY है, ऐसी है उमेर भाई, यही है? अच्छा ये चैप्टर है, ये केमिस्ट्री है।
यहाँ पे CH को तुम K से बोलते हो और यहाँ तुम चे से बोलते हो। सर वो आगे के वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन उसके डिपेंड कर रही है। ये आगे के वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड कर रही है। सर उसकी वजह ये तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तुम्हें बताया था, तुम्हारी मैडम ने बताया था, इसलिए ये इसको कैप्टर नहीं बोलते हम लोग, और इसको केमिस्ट्री नहीं बोलते हैं। लॉजिक कोई भी नहीं है, ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है, और ये चैप्टर है। ये देखो, ये क्या है? कैंसिल। ये लो, ये सी है, ये भी सी है। इस सी को तुम के से, काफ से कह रहे हो, इस सी को तुम जो है वो सीन से कह रहे हो। है नहीं तो ये यहाँ तो वो ना कैंकल या सेंसल, क्या यार अजीब, अंग्रेज़ों ने भी कोई समझ, जैसे मतलब उन्होंने कह दिया ना, हमने भी कहा ठीक है जनाब। वो भाई उनसे तुक तो मांगो। अच्छा यार, तो मेरी बात ना मानी यार। कहाँ पढ़ा मैं? नहीं, बिल्कुल वाकई ला है। मैं तो जस्ट फॉर शुगर लगा रहा था। जी तवज्जो से बैठा करो। चैप्टर नंबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर 5। चैप्टर का नाम क्या है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी, तवज्जो से सुनिएगा बेटा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है। हमारे काम करने का तरीक़ाकार बदल दिया है, तरीका बदल दिया। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमारी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। हम अब उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? रोबोटिक्स है ना। हम पहले काम कैसे करते थे? लेबर की मदद से। अब वो लेबर रिप्लेस हो गई, हमारे काम करने का तरीक़ाकार जो है वो बदल गया। स्मार्टफोन, हमारे जितने भी सादे फ़ोन थे, लाइक नोकिया 3310, 3310, ऑब्सोलीट हो गया। अब आपको कोई मुफ्त भी दे तो आप कहते हैं 50 मेरे से ले लो, इसको रख लो अपने पास। ऐसे ही है। ड्रोन्स, ठीक हो गया। ऐसी मशीन्स जो कि हाथ से चलती हैं, हाँ, उन सारी मशीनों को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब उनकी जगह पे हम लोग क्या ले आए हैं? ऑटोमेटिक। तो ऐसी जनाब टेक्नोलॉजी जिसके आने की वजह से हमारे काम करने के तरीके बदल गए, हमारी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गए। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग डिसरप्टिव कहते हैं। ये है इसका अंग्रेज़ी मीनिंग, डिक्शनरी में देखिएगा, डिसरप्ट, परेशान कर देना, उड़ा के रख देना। ठीक है जनाब। ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हमारे काम करने के तरीके बदल गए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स और काफ़ी सारे प्रोसेसेस जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे हम लोग रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। अमेज़ॉन रोबोटिक्स जो है वो अपने वेयर हाउस में इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार आने से हमारी वो काफ़ी सारी जो उसे क्या कहते हैं, डीजल पे चलने वाली और अल्लाह आपका भला करे पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां जो ऑब्सोलीट होती चली जा रही हैं। डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां जिस प्रोसेस से तैयार होती हैं वो प्रोसेस भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है जनाब, बात समझ में आ गई हमें? द इंटरनेट को जो है, इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लेटेस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी।
अमंग द एट द टॉप ऑफ द लिस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की अगर लिस्ट बनाई जाए तो टॉप ऑफ द लिस्ट पे इंटरनेट आता है। ये इंटरेस्ट लिखा है मैंने, इंटरनेट लिखा है, इंटरनेट, ठीक हो गया, इंटरनेट है। अब इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ने, और स्पेसिफिकली इंटरनेट की बात करता है ऑथर, इसने हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट किया है। सही हो गया जनाब? ना सिर्फ इसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट किया है बल्कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को भी बदल के रख दिया। एक्सपेक्टेड है पेपर में इस चैप्टर से सवाल, किस तरह का सर? बताता हूँ अभी। इंटरनेट ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट किया है। ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने का मतलब क्या है, उसके वर्किंग मेथड जो हैं वो चेंज करके रख दिए हैं, बल्कि इसने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को भी जो है वो अफेक्ट किया है। ठीक हो गया जनाब? पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट किया है। ठीक है ना जनाब? इंटरनेट ने, यही बात बनती है ना, इंटरनेट ने कैसे अफेक्ट किया है। सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ओवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ई कॉमर्स है। हम लोग जो हैं अब ई कॉमर्स में, या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने ई कॉमर्स शुरू कर दी है, यानी वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो सेल करते हैं, इंटरनेट के थ्रू परचेज करते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो है वो पेमेंट्स करते हैं, इंटरनेट के थ्रू पेमेंट्स वसूल करते हैं। ऐसा होता है। ई कॉमर्स जो है वो हमारे सामने आई। मार्केटिंग है, पहले मार्केटिंग बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे होती थी, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो सोशल मीडिया को अप्रोच करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। इन अदर वर्ड्स वो स्टेक होल्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करते हैं। स्टेक होल्डर में कंज्यूमर को बताएंगे नई नई प्रोडक्ट्स के बारे में, सही हो गया। शेयर होल्डर्स को बताएंगे एजीएम की तारीख के बारे में, डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सही हो गया। पब्लिक इज़ आल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर, पब्लिक को अपनी CSR एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे, राइट, कि हम लोग देखिए हम आपकी भलाई के लिए हमने एक नया स्कूल शुरू करवाया, आप अपने बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवा सकते हो। कम्युनिकेशन है, उसी तरीके से कम्युनिकेशन में बात जिक्र हो चुकी है। डेटा मैनेजमेंट है, इंटरनेट के थ्रू अब डेटा मैनेज करना आसान हो गया। पहले ऑर्गेनाइजेशन को डेटा स्टोर करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती थी, अब हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर कर सकती हैं, और जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं वो क्लाउड से डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। कोलैबोरेशन है, इंटरनेट की बदौलत जो कोलैबोरेशन है वो आसान हो चुकी हैं, आप अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है शायद वो पत्तों की में है, सही है। जो कोविड-19 में क्या हुआ था, लोगों ने होम फ्रॉम वर्क वाली फैसिलिटी को अवेल किया था, ऐसे ही है, लोगों ने घर बैठ के काम किया था, तो कोलैबोरेट करना आसान हो गया। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आसानी अपने सप्लायर से, अपने एम्प्लॉय से, अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ जो है वो आसानी कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब? ये है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट की बदौलत ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो स्केल है उसको ग्लोबल लेवल पे ले गई हैं। Alibaba.com के बारे में कहाँ से पता लगा? इंटरनेट से। अमेज़ॉन ने आपको कैसे अप्रोच किया है? इंटरनेट से, सही हो गया। और भी काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में नहीं है लेकिन पाकिस्तानी उनसे चीज़ें परचेज़ करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ओवर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है। कितना आसान है ये, है ना? उमेर भाई आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे डे फर्स्ट में। हाय अल्लाह, काश हमने चैप्टर 7 पहले पढ़ा होता ना। आपने तो पढ़ा हुआ है ना उमेर? नहीं पढ़ा हुआ? चैप्टर 7 पहले नहीं पढ़ा हुआ? हमजा ने भी नहीं पढ़ा हुआ? ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा? देखा नहीं है। पढ़ा? पढ़ा हुआ है ना? को बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। जनाब इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? 5 फोर्सेस जो हैं, 5 फोर्सेस मिल करके जब मिलती हैं तो 5 फोर्सेस
कंपोजिशन ऑफ 5 फोर्सेस को, कंपोजिशन ऑफ 5 फोर्सेस को हम लोग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ 5 फोर्सेस को इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ 5 फोर्सेस को इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। सवाल पैदा होता है कि जनाब वो 5 फोर्सेस कौन सी हैं। नंबर 1 है जनाब बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। नंबर 2 क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। नंबर 3 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। अमंग कंपैटिटर्स। ठीक हो गया। नंबर 4 क्या है, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। नंबर 5 क्या है, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट है। ठीक हो गया, ये 5 फोर्सेस होगी। ठीक है, चैप्टर 7 में जाके इनको डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब एक इंडस्ट्री हमें नज़र आती है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ए है, शायद वहाँ पे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, वो कस्टमर ज़्यादा बार्गेन कर सकता है। सिंपल अल्फाज पे गौर करिए, एक इंडस्ट्री ए है, वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा बार्गेन कर सकता है, सही है, एज कंपेयर टू माई कंपनी। इफ़ आई एम द सप्लाई, मैं अगर अपनी बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर है, ये कस्टमर की बार्गेनिंग जो पावर है वो मेरे से ज़्यादा। व्हाट इज मेंट बाय दिस वन, कि कस्टमर जो है, मैं चीज़ बेचना चाहता हूँ 100 रुपये की, कस्टमर कहता है 90 रुपये की, मजबूरन मुझे कस्टमर की बात 90 रुपये वाली बात मानना पड़ती है। जब मैं कमज़ोर हूँ तभी तो मैं मान रहा हूँ, जब वो मेरे से ताकतवर है तभी तो मैं उसकी बात मान रहा हूँ। बात किस पे हो रही है, बार्गेनिंग से मुताल्लिक हो रही है, इस निस्बत से हम कह देते हैं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। ठीक है, इंडस्ट्री ये है, पॉसिबल है कि वहाँ पे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। अब इंडस्ट्री ए में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो है वो भी ज़्यादा हो सकती है। अब ये सप्लायर कौन से वाला है, ये मेरी कंपनी है, कंपनी जो है वो जिससे अपना रॉ मटेरियल परचेज करती है। पॉसिबल है ये कहता है 120 का, ये कहता है कि जनाब 70 का बेचना है, मैं चाहता हूँ कि जनाब मुझे 65 का मिल जाए, मजबूरन मुझे 70 रुपये का जो है वो ख़रीदना पड़ता है। ये मेरा सप्लायर मेरे से पावरफुल है, तभी तो वो बार्गेन कर गया, वो अपनी बार्गेनिंग जो उसका कोड था वो विन कर गया। मैं उसके साथ बार्गेन नहीं कर सका, क्यों, क्योंकि मेरा सप्लायर मेरे से तगड़ा है। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि इंडस्ट्री ए में जो सप्लायर है वो तगड़े हैं। सही हो गया। मुझे हमेशा याद रखिए कि मुझे अपनी कंपनी के बारे में सोचना है, अपनी कंपनी को मद्देनज़र रख के देखना है कि मैं अपने कस्टमर से तगड़ा हूँ या मैं अपने सप्लायर से तगड़ा हूँ या नहीं हूँ। तगड़े से क्या मुराद है, क्या हम अपनी मर्ज़ी के रेट पे सामान बेच सकते हैं, क्या हम अपनी मर्ज़ी के रेट पे सामान ख़रीद सकते हैं। बेच सकते हैं तो कंपनी की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, ख़रीद सकते हैं तो कंपनी की बार्गेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा है। कैसे पता लगेगा कि कंपनी की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है या कस्टमर की ज़्यादा है, कैसे मालूम पड़ेगा कि कंपनी की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है या सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट वी विल गो थ्रू इन चैप्टर नंबर 7 कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट डिटरमिन इफ द कंपनी बार्गेनिंग पावर इज हायर और लोअर। ठीक है, ओके। ये पॉसिबल है कि इंडस्ट्री ए में कंपटीशन टफ है, हो सकता है ना, कंपेटिटर्स ज़्यादा हैं, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट है, वही मुझे डर लग रहा है कि कोई ना कोई नया प्लेयर इंडस्ट्री में आ जाएगा, मार्केटिंग ज़्यादा हो। ठीक है, डर ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। सही है, नहीं समझ आ रही है ना। और इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट से भी डर है, ये डर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। व्हाट इज मेंट बाय सब्स्टिट्यूट एंड कंपैटिटिव प्रोडक्ट, कंपैटिटिव प्रोडक्ट अगर उसकी प्रोडक्ट आएगी है तो मार्केटिंग जो है वो शेयर हो जाएंगे, और सब्स्टिट्यूट आएगा तो अगर वो बेहतर हुआ इसका या चीपर हुआ तो वो नहीं। ये देखिए लिप्टन सुप्रीम
ये चाय है, यस सर। ये टपाल, एडा तो आइंस्टाइन, ये तीनों एक कैटेगरी की हैं। सर कंपेटिटर है सर। कैटेगरी एक ही है। यस सर। अगर हैं कैटेगरी, ये चाय है, तीनों चाय हैं। कैटेगरी तुम्हें क्या लगे ये टपाल दूध है? ये टपाल जो है वो सिरप, वो जूस है। ये तीनों चाय है ना उमर भाई, कभी इनकी चाय पी है? ना पिया करो, काले हो जाओगे। खुली चाय पीते हैं सस्ते में। खुली चाय पीते हैं, उससे रंग नहीं काला होता। तो अपना देख, खुली चाय पी पी के सत्यानाश कर लिया है। मुझे देखो, मैं चाय नहीं पीता, मैं कितना अब ये देखिए, ये तीनों कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स हैं। चाय क्यों पीते हो? चाय पी पी के तुमने अपनी हालत देखो क्या कर ली हुई है। ज़रा सी आंधी तेज़ चले ना, कोई 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, बाहर नहीं निकलता सर कमरे से। ये कमरे से बाहर नहीं निकलता, बेड के नीचे चला जाता हूँ मैं। चाय पी पी के सूख गए हुए हैं जनाब। ये चाय है। लोग चाय क्यों पीते हो? चाय चलो बताओ। वी हैव 2 मिनट्स ओनली। मज़े लेने के लिए चाय पीते हो? मज़े लेने में इसने अपना सत्यानाश कर लिया। हमजा चाय पीते हो? ज़हीन आदमी चाय पीते हैं। चाय पिया करो यार। अल्लामा इकबाल बहुत चाय पिया करते थे। पीते हो? सर पापे का नहीं पिए। पापे नहीं खाते थे अल्लामा इकबाल। इंटेलिजेंट आदमी चाय पीते हैं। मैं काफ़ी चाय पीता हूँ। चलिए जनाब, ये चाय पीते हैं लोग, नशा होता है ये। सर इसके बगैर वैसे लग जाए। लोग जो हैं इसके बगैर रह नहीं सकते हैं, तो नशा होता है। यानी आपके घर में चाय पी जाती है? तीनों टाइम पी जाती है? 2 टाइम पी जाती है। अगर किसी दूसरे टाइम ना मिले तो अम्मी का हाथ अक्सर जूते की तरफ जाता है, छोटी छोटी बात पे। अब्बू का हाथ, इसका मतलब है हम सब लोगों के घर में नशई रहते हैं। वी ऑल आर नशाइज हैं, हम सब गर्म। तो अगर मेरी माँ को चाय ना मिले तो मेरी माँ का तो छोटी छोटी बात पे हाथ जूते की तरफ जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है? कैफ़ीन। कैफ़ीन है इसके अंदर, इसकी आदत पड़ जाती है हमारे दिमाग को। इन तीनों के अंदर कैफ़ीन मौजूद है। चाय, अब इसका मतलब है एक जो कंज्यूमर है वो जो चाय पी रहा है वो इस कैफ़ीन की वजह से पी रहा है ना? मज़ा इसी से आता है। सिगरेट भी ट्राई किया करो, करके देखो। अब इसका मतलब है एक कस्टमर की ज़रूरत या तो वो लिप्टन से पूरी होगी या सुप्रीम से या टपाल से पूरी होगी। अगर लिप्टन, अच्छा इसके अलावा ये ज़रूरत और कहाँ कहाँ से पूरी हो सकती है? कॉफ़ी से, कॉफ़ी के अंदर भी कैफ़ीन होती है। कोल्ड ड्रिंक से, ठीक हो गया। एनर्जी ड्रिंक है ना, ठीक हो गया। सिगरेट, ठीक हो गया। भंग, नस्वार, इन सब के अंदर जो है ना वो कैफ़ीन होती है। लेकिन कॉफ़ी क्या चाय के बराबर है? ये एक कैटेगरी से तो इसका ताल्लुक तो नहीं है। कोल्ड ड्रिंक और इसका एक ताल्लुक तो नहीं है। एनर्जी ड्रिंक और इसका तो एक शराब भी लिख लो यहाँ पे, वाइन। तो सिगरेट कौन सा हलाल है? ये नस्वार और भांग कौन सी हलाल है? एडा तो मुफ्ती, ठीक है। वाइन, शराब भी ठीक नहीं है। इनका आपस में कोई मतलब एक कैटेगरी से तो नहीं है भाई। अगर कस्टमर की कैफ़ीन की ज़रूरत इस प्रोडक्ट के अलावा किसी दूसरी प्रोडक्ट से पूरी हो सकती है तो ये तमाम प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। आपकी ज़रूरत है सफ़र करना। आप किस किस से सफ़र कर सकते हैं? साइकिल और मोटरसाइकिल के अलावा भी कोई बताएं। बस से आए हैं, ट्रेन। जिस दिन तुम एरोप्लेन में बैठोगे उस दिन जहाज़ खाली उड़ेगा। ट्रेन, उसके अलावा कार, चिंगची। देख कितना प्यारा लगता है तेरे मुंह पे, चिंगची। ट्रक पे कौन सा सफ़र होता है? सर ट्रक वो व्हीलर वाले जो होते हैं, बड़े वाले हैं, बड़े व्हीलर वाले बाइक, उस पे सफ़र करते हो तुमने? अगर वो इस्लामाबाद जाना हो तो बस अड्डे पे जाते हो, ट्रक वाले अड्डे पे जाते हो? सफ़र तो हो ही जाता है ना, लिफ्ट ले ले। क्या भाई, कॉमन मैन की बात कर रहे हैं यस, जो कि हमारे पास नहीं है, मतलब कॉमन सेंस हमारे नहीं है।
चिंची पे सफ़र हो सकता है, और शिप पे सफ़र हो सकता है। हो जाता है ना, हज पे जाते हैं लोग, थे अभी भी जाते हैं। हम पाकिस्तान से नहीं जाते, वो एक अलग बात है। इन चारों चीज़ों से अगर मैं चूज़ करता हूँ हुजूर कार वाली कैटेगरी को, तो इसमें कौन कौन है? होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, ऑडी है। क्या बात है, नीचे सुजुकी लिखी नहीं है मैंने, ऑडी है, BMW, इतने अच्छे अच्छे नाम लिख रहा हूँ, साथ ही कहते हैं मेहरान। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ये सारी आपस में कंपैटिटर हैं, लेकिन होंडा और ट्रेन सब्स्टिट्यूट है। कस्टमर की ज़रूरत है सफ़र, वो ये इनसे एक चूज़ करता है, तो टोयोटा, सुजुकी, ऑडी, BMW, लैम्बोर्गिनी जो है वो कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। लेकिन गाड़ी होंडा का और ट्रेन, एरोप्लेन, बस, चिंची शिप इसका सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। ठीक है, तो थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट जो है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है ना, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि इंशाल्लाह हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये है एक कंपोजिशन के तमाम कंपैटिटिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इंडस्ट्री बी की बात करते हैं, पॉसिबल है ये ज़्यादा हो, ये कम हो, ये कम हो, ये ज़्यादा हो। इंडस्ट्री सी की बात करते हैं, वहाँ पे ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है। ये पॉसिबल है। इनकी कंपोजिशन को इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट ने इनकी कंपोजिशन चेंज कर दी। इंटरनेट चेंज कंपोजिशन ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक हो गया जनाब, चेंज द कंपोजिशन। ये ज़्यादा थी, ये कम हो गई, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये कम हो गई, ये कम होगी, कोई असर नहीं पड़ा। ये ज़्यादा थी, ये कम होगी, ये कम होगी, ये कम होगी, ये कम होगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। इस पर कोई नहीं पड़ा, इस पर कोई नहीं पड़ा, इस पर कोई नहीं पड़ा, इस पर भी कोई नहीं असर पड़ा। इट डजेंट मीन कि इंटरनेट जो है वो तमाम इंडस्ट्रीज़ को सेम तरीके से अफेक्ट करेगा। कुछ इंडस्ट्री को वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, उनके इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को कंसिडरेबली जो है वो चेंज कर देता है, कुछ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल पैदा होता है कि जनाब कैसे, यही सवाल आता है ना जहन में, और वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिस पे इम्पैक्ट आता है, तो इसका जवाब इंशाल्लाह कल बढ़ेंगे। राइट, कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। हाँ जी, टीज़र है ये वाला।